हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपी का मॉडर्न इतिहास देखेंगे। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो भी चीज़ें घटित यूपी में हुई हैं उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये आपके यूपी पीसीएस प्री प्लस मेंस दोनों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में देंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। दूसरा, जहाँ पे भी यूपी स्पेशल आ रहा है वो सारे एग्जाम्स में ये इम्पोर्टेंट होगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी का आधुनिक इतिहास। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सन 1757 तक 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। ये ध्यान रखना कि यूपी, आज का जो यूपी है वो पहले 5 स्वतंत्र राज्यों में था। कब? 1757 में। बरेली तथा मेरठ का उत्तरी भाग, इस पे कौन थे? नाजिब खान, जो पठान होते थे। तो बरेली और मेरठ का उत्तरी भाग मतलब पूरा मेरठ नहीं है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे कौन थे? पठान थे, और जिस पठान का नाम क्या था? नाजिब खान। दूसरा, मेरठ, अब मेरठ का बचा हुआ भाग, तथा दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का स्थान, है ना। तो ये चाहे गंगा यमुना हो गया कुछ भी, तो दोआब ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो मेरठ तथा दोआब में कौन थे? रोहेलखंड, जिसको बोला जाता था, इसको बोला जाता है रोहेलखंड। इसमें कौन थे? रहमत खां। फर्रुखाबाद में नवाब थे। अयोध्या, अब देखो, ये अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये एक ही रियासत थी। अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। यहाँ कौन थे? शुजाउद्दौला। इनका नाम तो सुना ही होगा, नहीं तो आगे सुन लोगे। बुंदेलखंड, यहाँ पे मराठों का राज। तो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड ए हो गया, फोर्थ ए हो गया, फिफ्थ ए हो गया। ये 5 रियासतों में यूपी का पूरा विभाजन था। उत्तर प्रदेश का क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। जो यूपी का क्षेत्र था वो कई वर्षों तक किसके अधीन रहा? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। मतलब 1833 में एक नई प्रेसिडेंसी बनी, वो है आगरा प्रेसिडेंसी, और इसके अधीन लाया गया यूपी का क्षेत्र। उसके पहले ये कहाँ था? बंगाल। तो बंगाल के अधीन बिहार भी था और यूपी भी था पहले। फिर बिहार तो आपका कब तक रहा है? 1912 तक रहा है। लेकिन यूपी क्या हुआ? अलग हो गया और आगरा के अधीन आ गया, और इसके अलग गवर्नर बनाए जाने लगे। अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति तथा उत्तर प्रदेश कि 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश से क्या क्या भागीदारी हुई। तो क्या हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो ये ध्यान रखना, मेरठ से ही इसकी शुरुआत हुई। तो मेरठ कहाँ? यूपी में। इसके पहले बता देता हूँ, मार्च में 28 मार्च के आसपास क्या हुआ था? मंगल पांडे थे, जो यूपी के थे लेकिन बैरकपुर छावनी में थे। बैरकपुर, तो बैरकपुर यहाँ था नहीं, पश्चिम बंगाल में था। तो ये बैरकपुर छावनी में थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले विद्रोह इन्होंने ही किया था। तो विद्रोह की शुरुआत भी यूपी के बंदे ने की, और फिर 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हो गई। योजना कानपुर के निकट बिठूर में तैयार हुई। मतलब यहाँ कौन थे? नाना साहब थे पेशवा वंश के, तो वो यहाँ पे थे मराठा ये, और इनके यहाँ पे योजना बनी। अगला देख लेते हैं। बलिया निवासी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को गोली चला दी। ठीक है, बलिया के निवासी थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। तो सारे फैक्ट हैं, इन चीज़ों को एक एक जो माइन्यूट चीज़ें हैं, जहाँ मैं अंडरलाइन कर दूँ समझ लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे कौन? मंगल पांडे। इन्होंने कब शुरुआत की? 29 मार्च 1857 को गोली चलाई। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ में 30वीं घुड़सवार रेजिमेंट के 90 में से टोटल 90 सैनिक थे, इसमें से 85 सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूस चलाने से मना कर दिया। इसमें क्या होता था? ये अफवाह फैल गई थी कि गाय तथा शुगर, अफवाह हो या सही भी हो सकता है, गाय तथा शुगर की चर्बी इसमें मिली होती है, और इसको कारतूस को क्या है, पहले डालने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और शुगर मुस्लिमों के लिए पवित्र था। मतलब शुगर का मांस खाना मुस्लिमों के लिए अपवित्र होता था, और हिंदुओं के लिए क्या है? गाय पवित्र थी। तो क्या हुआ? यहाँ से ही विद्रोह शुरू हो गया। लोगों ने, सैनिकों ने क्या है, मना करना शुरू कर दिया कि हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। और क्या, पहले एनफील्ड राइफल का यूज होता था, जिसमें ऐसा कोई चर्बी युक्त सीन नहीं था। बाद में ये ब्राउन बोस नामक राइफल का उपयोग करने लगे, इसमें चर्बी का उपयोग होता था, इसलिए ये विद्रोह शुरू हुआ। अगला आते हैं। 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर इन्होंने क्या किया?
12 मई के पहले दिल्ली की ओर कूच करे और दिल्ली चलो अभियान चलाया इन्होंने। सब लोग दिल्ली आके इन्होंने बहादुर शाह जफर, पूरा नाम था इनका बहादुर शाह जफर, तो इनको क्या राजा चुन लिया। और इनके एक व्यक्ति थे बख्त खां, इन्हीं के सेनापति थे, तो इनको विद्रोह का सेनापति नियुक्त कर दिया। 5 जून को विद्रोहियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहेब को यहाँ का क्या पेशवा घोषित कर दिया कानपुर का। 6 दिसंबर 1857 को क्या हुआ? 6 दिसंबर 1857 को कानपुर और मार्च 1858 को लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कानपुर पे ज़्यादा टाइम तक आंदोलन नहीं चल पाया। अंग्रेजों ने पुनः कब 1857 6 दिसंबर को अधिकार कर लिया और मार्च 1858 को लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। अब यूपी के किसान आंदोलन देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो यूपी का है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने अवध के जमींदारों को जमीन वापस कर दी। तो ये विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया था? अवध का 1856 में इन्होंने क्या कर लिया था? विलय कर लिया था कुशासन के नाम पे। प्लस 1853 के आसपास जो जमींदार थे उनकी ज़मीनें भी जब्त कर ली थी। तो क्या हुआ? अब इन्होंने विद्रोह को दबाना था, तो जमींदारों के लिए बोला कि तुम्हारी ज़मीनें वापस कर दी जाएंगी, राजाओं को बोला कि नहीं तुमको गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? इस विद्रोह के पश्चात अवध के जो जमींदार थे उनको ज़मीनें वापस कर दी, तो जमींदार अब क्या है? इनके पक्ष में आ जाएंगे। और प्रथम विश्व युद्ध पश्चात महंगाई भी चरम पे थी। तो ये क्या बैकग्राउंड बन रहा है? कारण, किसान आंदोलनों के कारण ये कारण हो रहा है कि जब जमीनें जमींदारों के पास वापस आ जाएंगी तो वो फिर से जुल्म ढाने लगेंगे, तो उसी से ही ये किसान विद्रोहों के सारे कारण बन रहे हैं। तो यहाँ से मेंस भी लिख सकता है कोई, और प्री के लिए तो सारे फैक्ट मिल ही रहे हैं। 1918 में क्या हुआ? मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, इनकी प्रेरणा से यूपी किसान सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। कब? 1918 में। अब प्रतापगढ़, इलाहाबाद तथा जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र थे। तो आंदोलन के केंद्र देख लो, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ और जौनपुर। अब अगला देखो, झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल और बाबा रामचंद, ये सबसे फेमस इंसान बाबा रामचंद, आगे चल के ये सबसे लाइमलाइट में आएंगे। तो झिंगुरी पाल सिंह, दुर्गा पाल, बाबा रामचंद आदि ने इसका विस्तार किया। किसका? उत्तर प्रदेश किसान सभा का। 1920 में आते हैं, मतभेद हो जाएंगे। अब किसान सभा के अंदर ही मतभेद हो जाएंगे। जब मतभेद हो जाएंगे तो बाबा रामचंद क्या हो जाएंगे? ये किसान सभा जो उत्तर प्रदेश किसान सभा इसको छोड़ देंगे, एक नई किसान सभा का गठन करेंगे, अवध किसान सभा। तो एक क्वेश्चन बनता है कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ था और किसने किया था? तो बाबा रामचंद ने किया था। और कब हुआ था? 1920 में। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1921 के आसपास बहुत ज़्यादा दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। कौन करेंगे? अंग्रेज, क्योंकि ये आंदोलन करे जा रहे थे लगातार और अंग्रेज इसको बुरी तरह से दमन करेंगे। जब दमन करेंगे, कांग्रेस का भी इनको उतना साथ नहीं मिल पाता है, तो ये क्या होगा? इसका प्रभाव लगभग समाप्त हो जाएगा अवध किसान सभा का। आगे आ जाते हैं, एका आंदोलन। एका आंदोलन कब हुआ? 1921 के आसपास ही हुआ। लगान में वृद्धि हुई थी, वसूली में उत्पीड़न। तो जितने भी किसान आंदोलन होंगे वो क्या होंगे? यही लगान में वृद्धि हो जाएगी, वसूली में उत्पीड़न हो जाएगा, जमींदार उत्पीड़न करेंगे और भी सारी चीज़ें होंगी। इस वजह से किसान आंदोलन होंगे। तो इसके विरोध में क्या होगा? मदारी, पासी और सहदेव, ये 3 व्यक्ति रहते हैं। इनके नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई तथा बहराइच में ये आंदोलन शुरू होगा। कौन सा? एका आंदोलन। 1922 में क्या है? फिर से दमन होगा, तो ये आंदोलन स्थगित हो जाएगा। अगला आंदोलन देख लेते हैं, अलीगढ़ आंदोलन। 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना होगी, है ना। मुस्लिम साइंटिफिक सोसाइटी होती है मेनली, और राजभक्त मुसलमान तथा तहजीब उल अखलाक नामक अखबार निकालेंगे। तो कौन रहेंगे? इनके हम डिटेल में जाते हैं अभी। सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां रहते हैं। ये व्यक्ति रहते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे रहते हैं, बैरिस्टर टाइप की उपाधि होती है। अंग्रेज इनको अच्छी खासी उपाधियां देते हैं और अंग्रेज भक्त रहते हैं ये पूरे। ये चाहते हैं कि मुस्लिमों को पश्चिमी शिक्षा मिले, और मुस्लिमों की जो 1857 के विद्रोह के बाद ना मुस्लिमों को अंग्रेज अपना सबसे बड़ा शत्रु मानने लगे थे। ये चाह रहे थे वो शत्रुता थोड़ी कम हो, है ना। पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे ये। 1875 में ही क्या करेंगे? अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU, इसकी स्थापना भी यही करेंगे। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल विद्यालय की स्थापना ये करेंगे। और यही तहजीब उल अखलाक अखबार कौन है? यही निकालेंगे, सर सैयद अहमद खां। तो इस प्रकार से
ये साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना भी यही लोग मिलके करेंगे। बाद में और ज़्यादा मुस्लिम आंदोलन में सब कुछ पढ़ लोगे कि कौन कौन से हुए थे, देवबंद उलेमा या इन सब की स्थापना कब हुई, क्या है। आगे आ जाते हैं यूपी में, राधा स्वामी मत 1861 में शिवदयाल सिंह साहब थे, बाबा शिवदयाल, इन्होंने राधा स्वामी मत की स्थापना कहाँ की, आगरा में। आज भी चलता है राधा स्वामी सत्संग व्यास, है ना। जो एक फैक्ट दे देते हैं, शाहिद कपूर जो हैं उन्होंने अपनी शादी यहीं पे की थी, इसी रिवाज से की थी। एनी बेसेंट हैं 1898 में, ये क्या करेंगे, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे। तो एनी बेसेंट देखो आयरिश महिला थी, आयरलैंड से आई हुई थी। होम रूल आंदोलन आयरलैंड में चलता था पहले, होम रूल आंदोलन ये कहाँ चल रहा है, आयरलैंड में। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की भी ये सदस्य थी सोसाइटी। फिर ये होम रूल आंदोलन यहाँ पे भी शुरू करती हैं, कब, 1916 में। तिलक भी शुरू करते हैं अप्रैल में, ये करती हैं सितंबर में, है ना। तो दो लोग होम रूल आंदोलन अलग अलग जगह पे चला रहे होते हैं। और इन्हीं के बारे में अगला क्या है, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करेंगे 1898 में। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इसी को, ये जो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज था इसी को परिवर्तित कर दिया जाता, अभी तो कॉलेज है, अब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। आज जो BHU है वो यही था। और इसकी स्थापना कौन करेंगे, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो ये मेन चेहरे रहेंगे, बाकी लोग यही एनी बेसेंट वगैरह सब लोग सहयोगी रहेंगे। अब अगला आ जाते हैं, ये देखो ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं घुमा फिरा के हर साल पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन इस पोर्शन से, तो ध्यान से पढ़ो। और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाएगा, प्रीलिम्स में तो क्या एक फैक्ट उठाना है, दे देना क्वेश्चन, तो कहीं से भी बन जाएगा। 1857 का स्वाधीनता संघर्ष का प्रमुख केंद्र क्या था, यूपी था। यहीं से ही बताया मैंने, जैसे कि मेरठ से हुआ, यूपी के बहुत सारे लोग थे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, जितने भी लोग थे। इसके उपरांत अंग्रेजों का रवैया क्या हो गया, दोषपूर्ण हो जाएगा, किसके, यूपी के खिलाफ। अब दोषपूर्ण होने के प्रभाव देखो क्या थे, कि यही कारण रहा कि बंगाल, मद्रास, बम्बई में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के अनेक आंदोलन हुए। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आपने आंदोलन देखे होंगे, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ये सब कहाँ हैं, बंगाल में होंगे, या तो कुछ एक आपके कहाँ होंगे, मद्रास में होंगे या बम्बई में। लेकिन यूपी में आपको नहीं सुनाई देगा, क्योंकि अंग्रेज क्या है, उनका रवैया यूपी के प्रति भी दोषपूर्ण हो गया था, तो वो यहाँ पे कोई भी चीज़ होने ही नहीं दे रहे थे। परंतु उत्तर प्रदेश में इसके पक्ष में सन्नाटा छाया रहा, तो ये प्रभाव हुआ था। एकमात्र व्यक्ति थे कौन, एकमात्र भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने अंधेर नगरी तथा भारत दुर्दशा जैसे नाटकों तथा पत्रिका इनकी कौन सी थी, कवि वचन सुधा, ये पत्रिका निकालते थे। और नाटक कौन से थे, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। तो इसके माध्यम से या इस पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के माध्यम से जो शोषण होता था, ये लाइन गलत है, शोषण के प्रति लोगों को क्या जागरूक करते थे कि ये जो आपका शोषण हो रहा है। तो इन पत्रिकाओं में लेख लिखते थे किस प्रकार से अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, किस प्रकार से भारतीय किसान, मजदूर, हर व्यक्ति त्रस्त है। तो किस किस चीज़ से करते थे, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे इनके नाटक थे, और कवि वचन सुधा पत्रिका थी, इसमें लेख लिखते थे। अगला आ जाते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र पे मेंस में आपका क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, तो ये ध्यान रखना। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, 72 में। यूपी से कितने थे, ये लोग थे, गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, बाबू जमुना दास, इसके बाद बाबू शिवदयाल चौधरी और लाला बैजनाथ। टोटल 6 पर्सन यूपी से थे। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें देश भर से कितने, 72 थे, उसमें से 6 पर्सन कहाँ से, यूपी से थे। और भी लोग थे, ये मैंने मैन लिख लिए है ना, शायद 8 या 10 से ज़्यादा लोग थे। अगला देख लेते हैं, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में यूपी के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी, 74 पहुंच गई थी। ये यूपी के सारे फैक्ट दे दे रहा हूँ कि कहाँ क्या हुआ, और एक क्रोनोलॉजिकल टाइप से दे दे रहा हूँ, क्रोनोलॉजी में एक मतलब सन से। तो द्वितीय अधिवेशन में यूपी के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी, 74 पहुंच गई। इसी अधिवेशन में सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार हेतु 17 सदस्यीय समिति, एक 17 सदस्यीय समिति बनी द्वितीय अधिवेशन में, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड थी, कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, सार्वजनिक सेवाएं क्या होती हैं,
कुछ भी आप काम कर रहे हो, पुलिस थाना हुआ, वहाँ से आपको काम है, राजस्व विभाग से काम है, तो जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनसे जुड़े प्रश्नों पर विचार हेतु 17 सदस्यीय समिति में से 5 यूपी से थे। तृतीय अधिवेशन में क्या हुआ, एक कमेटी बनी, सब्जेक्ट कमेटी, इसमें 4 बंदे यूपी से थे। ये लिख सकते हो कि कांग्रेस की स्थापना हुई है, या कांग्रेस के आगे के जो कार्यक्रम है उसमें यूपी का क्या योगदान था। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल दोगे ना यूपी विशेष, तो आंसर आपका बहुत टॉप बन जाएगा। बाकी प्रीलिम्स में तो क्या डायरेक्ट पूछ लेगा कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में यूपी से कितने व्यक्ति थे, है ना। अगर यूपी स्पेशल ज़्यादा डीप में जाएगा तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तृतीय अधिवेशन कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश का लखनऊ में होगा। 189 इसमें प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें कांग्रेस के संविधान को, तो देखो तृतीय अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान को क्या हुआ, स्वीकार किया गया। लेकिन ये तृतीय अधिवेशन क्या देश का नहीं है या कांग्रेस का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश का तृतीय अधिवेशन है। कि जो उत्तर प्रदेश में टोटल अधिवेशन हुए, अभी मैं आगे जस्ट अगले जो आ रहा है आपका टॉपिक वही आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कौन कौन से अधिवेशन कहाँ हुए। तो जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन हुआ, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपका कब हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। पहली चीज़ तो इलाहाबाद, शायद चौथा अधिवेशन हुआ था, अभी देखेंगे। हाँ तो ठीक है, 189 इसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया था, जो यूपी में तृतीय अधिवेशन हुआ था। इसी में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया था, इसी में कि प्रादेशिक कमेटियां गठित की जाएं। अब आ गए यूपी में होने वाले कांग्रेस के सारे अधिवेशन देख लो। पहला यूपी में अधिवेशन कब हुआ, 1888 और कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ, 1885 में बॉम्बे में, है ना। पहले नागपुर में होने वाला था, क्या हुआ यहाँ पे प्लेग फैल गया। जब प्लेग फैल गया तो ये अधिवेशन कहाँ शिफ्ट हो गया, बॉम्बे में। बॉम्बे में कहाँ, ग्वालियर टैंक नामक जगह थी, यहाँ पे अधिवेशन हुआ प्रथम। 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ये तो हो गई आपकी बैकग्राउंड जानकारी। अब आ जाते हैं 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा, 87 में तीसरा, और चौथा अधिवेशन कहाँ होगा, यूपी में। और यूपी का ये पहला होगा इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूले। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, 1892 में, कहाँ, इलाहाबाद में। ये भी इलाहाबाद में होगा। और व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कांग्रेस के 1885 में भी यही थे, WC बनर्जी अध्यक्ष, और यूपी के द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष भी यही थे 1892 वाले में। और 1892 में ही ये फैक्ट भी याद रखना, दादा भाई नौरोजी थे आपके, ये चुने गए थे हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। ब्रिटेन का जो था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में MP चुने गए थे। सीधा सिंपल सा याद रखो कि यहाँ पे सांसद बने थे 1892 में। और 1899 में जो तृतीय अधिवेशन हुआ, जहाँ पे कांग्रेस का संविधान स्वीकार किया गया था, वो कहाँ, लखनऊ में। और रोमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, ये थे इसके अध्यक्ष। 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले थे यहाँ पे अधिवेशन में अध्यक्ष। 1910 में इलाहाबाद में हुआ, वेडरबर्न कौन थे, A.O. ह्यूम के ये सिपाही सालार थे वेडरबर्न, और इलाहाबाद में ये इसके अध्यक्ष बने। 1915 में लखनऊ में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, ये बहुत फेमस अधिवेशन है। अंबिका चरण मजूमदार थे। अब मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ। इसमें एक तो पृथक निर्वाचन स्वीकार किया था कांग्रेस ने, पृथक निर्वाचन। मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था, मुस्लिम लीग मिल गई थी कांग्रेस के साथ। प्लस जो गर्म और नरम दल हैं, गर्म तथा नर्म दल, ये भी एक हो गए थे। तो ये सारा कब हुआ, 1916 का आपका लखनऊ कांग्रेस है उसमें। 1925 में कानपुर अधिवेशन, प्रथम महिला जो भारतीय महिला थी, है ना, वो अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। प्रथम महिला पूछा जाए तो कौन बनेगी, एनी बेसेंट, 1917 में। 1935 में लखनऊ में हुआ, अध्यक्ष कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। और 1946 में मेरठ में होगा, और अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। तो एक क्वेश्चन भी बनता है, अंतिम अधिवेशन था कांग्रेस का, तो कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। कहाँ हुआ, मेरठ में। ये सारे अधिवेशन टोटल कितने हो गए, 10 अधिवेशन हो गए। तो यूपी में कांग्रेस के टोटल कितने हुए, 10 अधिवेशन हुए। 10 हुए कि 9 है, 1 2, हाँ टोटल 9 अधिवेशन हुए। अब स्वदेशी आंदोलन देख लेते हैं। 1905 बनारस कांग्रेस,
बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होगा। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत, इनका स्वागत प्रस्ताव को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथियों में मतभेद हो गया। नरमपंथी क्या चाहते थे कि इनका स्वागत किया जाए क्योंकि ये प्रिंस हैं, यही लोग शासन कर रहे हैं, तो एकदम से बुराई लेना जरूरी नहीं। लेकिन गर्मपंथियों के बीच में ये मतभेद हो जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, तो यहाँ पे चलेगी किसकी, नरमपंथियों की। अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन होगा। तो कांग्रेस कमेटी का मतलब क्या हुआ, प्रांतीय कांग्रेस। प्रांतीय कांग्रेस, कांग्रेस एक राष्ट्रीय स्तर पर थी, आगे चल के क्या होगा, राज्य स्तर पर भी कांग्रेस की कमेटियां बन जाएंगी। जैसे अभी होता है ना, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी भी है, पंजाब कांग्रेस कमेटी, तो राज्य स्तर पर कांग्रेस का गठन होगा। तो ये राज्य की कांग्रेस पार्टी थी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका प्रथम सम्मेलन होगा। 1909 में इसका पुनः सम्मेलन होगा, कहाँ, आगरा में। फिर से अध्यक्ष कौन होंगे आपके, मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पे कांग्रेस कमेटी की स्थापना की बात होगी। अब गांधी युग के दौरान देख लेते हैं। भारत भ्रमण के दौरान दिसंबर 1916 में पहला ऐसा कांग्रेस का सेशन है जहाँ गांधी जी ने भाग लिया था। 1915 में तो ये आए थे, कब आए थे, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। इसी दिन को क्या मनाते हैं हम लोग, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस क्यों, क्योंकि ये दक्षिण अफ्रीका से प्रवास करके लौटे थे, तो ये भी ध्यान रखना। भारत भ्रमण के दौरान दिसंबर 1916 में ये लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ अधिवेशन में भाग लेंगे। और यहीं पे ही इनको एक मिलेंगे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल करके इनको व्यक्ति मिलेंगे। वो इनको चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताएंगे और इसी से प्रभावित होकर गांधी जी 1917 में चंपारण जाएंगे और चंपारण आंदोलन उनका पहला आंदोलन होगा। 1936 में लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का लक्ष्य क्या होगा, समाजवाद। यहाँ पे कांग्रेस लक्ष्य घोषित कर देगा समाजवाद। अध्यक्ष कौन थे, JLN, जवाहरलाल नेहरू। अब देख लेते हैं असहयोग आंदोलन। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का एक सम्मेलन होगा, कहाँ, मुरादाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, भगवान दास। भगवान दास जी इसके अध्यक्ष होंगे। और यहीं पे असहयोग प्रस्ताव क्या होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। प्रस्ताव पारित होगा, क्या बोला जाएगा उसमें कि गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने को ये लोग मान्यता दे देते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन चल ही रहा था। 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नामक स्थान था। चौरी चौरा, यहाँ पे थाने में आग लगा दी थी प्रदर्शनकारियों में। शायद 21 या 22 लोग, 22 सिपाही थे थाने में जो जल के मर गए थे। और इसी हिंसा की वजह से गांधी जी ने क्या किया था, आंदोलन वापस ले लिया था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी निंदा भी की थी कि आंदोलन अपने चरम पर चल रहा था, वापस क्यों लिया। लेकिन गांधी जी के कुछ सिद्धांत थे कि हिंसा होगी तो अंग्रेज क्या करेंगे, हिंसा से दबा देंगे और उनको कोई दोष भी नहीं देगा, तो आगे के आंदोलनों के लिए मुश्किल हो सकती थी, इसलिए उन्होंने इसको वापस ले लिया। अब क्रांतिकारी आंदोलन देख लेते हैं क्या क्या हुए। प्रथम क्रांतिकारी सेना 1879 में वासुदेव बसवंत फड़के, ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के। तो इनको माना जाता है कि प्रथम क्रांतिकारी थे वासुदेव बसवंत फड़के, ठीक है। ये प्रथम क्रांतिकारी थे। इन्होंने ही क्या, रामोसी कृषक दल की स्थापना की थी, तो इसको माना जाता है ये प्रथम क्रांतिकारी सेना थी, रामोसी कृषक दल। अब काकोरी ट्रेन एक्शन, पहली चीज तो ये काकोरी कांड बोला जाता था इसको, यूपी गवर्नमेंट ने ये नाम चेंज कर दिया, अब इसको बोला जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। कब हुआ, 9 अगस्त 1925 को। कौन कौन थे इसमें, सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में लखनऊ में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की इन लोगों ने मिलकर। 28 में क्या होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, वहाँ पे भगत सिंह शामिल हो जाएंगे इसमें। तो 1924 में लखनऊ में इसकी क्या हो गई, स्थापना हो गई इस संस्था की, HRA की। अब ये देखना है कि काकोरी कांड में किसको कहाँ फांसी दी गई थी, क्योंकि यूपी PCS में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है। तो राम प्रसाद, अभी पूछा गया था शायद 1 या 2 साल पहले, 2021 में पूछा गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, और गोरखपुर में ही इन्होंने एक अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर भी बनाया हुआ है ना, अभी बनाया। अशफाक उल्ला खां को क्या, फैजाबाद में दी गई, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को नैनी में।
गिरफ्तार और जो क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे इनका मुकदमा किसने लड़ा था? चंद्रभानु गुप्त ने। आगे चल के यह यूपी के सीएम भी बनेंगे। अधिकतर वकील ही थे स्वतंत्रता आंदोलन में। मेन नेता जो थे अधिकतर वकील थे। वकीलों को ही थोड़ा बहुत अधिकार मिल जाते थे, उनकी सुनते भी थे। तो इन्होंने फ्री में मुकदमा इनका लड़ा था इन लोगों का। अब आ जाते जो मैंने बताया था 1928 में क्या होगा। 1924 में क्या बना? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। लेकिन 1928 में फिर से इसी का नाम बदल के क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, HSRA। इसकी स्थापना होगी। इसकी बैठक में संयुक्त प्रांत से कौन कौन शामिल हुए थे? शिव शर्मा, सुरेंद्र कुमार पांडे, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर। एक क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, तो जहाँ पे ये हर एक लाइन आपका समझो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो बताया जा रहा है। इन लोगों ने भाग लिया HSRA की बैठक में, जो कि यूपी से थे। इस संगठन का कार्यालय कहाँ? आगरा को बनाया गया था। द्वितीय किसान आंदोलन देख लेते हैं। 1931 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री था जयप्रकाश नारायण के सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया। जो द्वितीय किसान आंदोलन हुआ था इसी टाइम पे एक पहला किसान आंदोलन कब हुआ? एका आंदोलन। उसके जस्ट 10 साल बाद द्वितीय किसान आंदोलन चला। तो इसमें क्या जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और इन्होंने क्या लाल बहादुर शास्त्री जयप्रकाश नारायण के सहयोग से करबंदी आंदोलन शुरू किया। पुरुषोत्तम दास टंडन भी क्या हुए? इस आंदोलन में इनके साथ थे। इनको बोला जाता है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या हुआ? ये क्यों चलाया? इस टाइम पे आर्थिक मंदी, अगर किसी ने पढ़ा हो इतिहास तो 1929 में अमेरिका से आर्थिक मंदी शुरू हुई थी। आर्थिक मंदी इतनी व्यापक थी, लोगों के रोजगार चले गए थे, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए थे, चीज़ों के दाम एकदम गिर गए थे, चीज़ें उपलब्ध ही नहीं थी। पूरी दुनिया में समझो हर चीज़ की कमी हो गई थी एक प्रकार से, क्योंकि उत्पादन गिर गया था, कारखाने बंद हो गए थे। तो ये आर्थिक मंदी है। ये मेंस में इसके लिए एक मॉडल आंसर आपका मिल जाएगा, बहुत डिटेल में मिलेगा। आर्थिक मंदी इसके कारण, फिर इसके दूर करने के लिए जो रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अपनी न्यू डील करके लाए थे, उसके सारे प्रावधान उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के लिए। तो इसका मेंस का बोले ना, मेंस में जब तक मेंस होगा आपका टोटल 300 मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उन मॉडल आंसर से बाहर आपका मुश्किल है कोई क्वेश्चन जाएगा। अब 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का सहयोग किया। ठीक है, किसने किसने किया? शिव शर्मा और जयदेव कपूर ने। ये लोग कौन थे? HSRA के सदस्य थे, ये ध्यान रखना, ऊपर बता चुका हूँ मैं। तो शिव शर्मा और जयदेव कपूर कब सहयोग करते हैं? 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में, जब भगत सिंह बम फेंक देते हैं और इसके बाद गिरफ्तारी दे देते हैं। इसी के बाद इनको फांसी हो जाती है। फांसी दूसरे केस में होती है, लेकिन गिरफ्तारी इस केस के बाद ही हो जाती है। अब चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए। तो इनका केवल शहीदी दिवस ही मान लेते हैं, पूछा जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद कब शहीद हुए? 27 फरवरी 1931 को। 1937 का चुनाव देख लेते हैं। चुनाव क्या था? सरकारों के गठन के लिए हुआ था ये चुनाव। संयुक्त प्रांत में सरकार का नेतृत्व किसने किया? GV पंत ने, गोविंद बल्लभ पंत। 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्हीं की याद में इलाहाबाद में क्या 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया। 1942 में देख लेते हैं असहयोग आंदोलन के समय यूपी की क्या भागीदारी थी। बलिया के थे आपके चित्तू पांडे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। इन्होंने अस्थाई राष्ट्रीय सरकार बनाई। राष्ट्रीय सरकार बनाई थी, अस्थाई सरकार, क्योंकि कुछ समय के लिए इन्होंने ना इस प्रांत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। सरकार चली, कर अलग प्रकार से लगाए गए, लोगों से अलग प्रकार की सेवा ली गई, वो सब चला। फिर कुछ टाइम बाद अंग्रेजों ने पुनः इस पर अधिकार कर। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का मेन पोर्शन समाप्त हो गया। अब हम लोग टॉपिक वाइज जहाँ से कि जैसे यूपी के स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से थे उन पर चर्चा करेंगे। तो यूपी के स्वतंत्रता सेनानी देख लेते हैं। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछली बार 2021 के मेंस में कि यूपी की भूमिका, यूपी के स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में। बख्त खां थे, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर से सुन लो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिजनौर में। रोहिल्ला थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने क्या किया था? इनको सेनापति बना दिया था। मैंने बोला ना, जो बहादुर शाह जफर थे आपके, जफर जी, जफर के ये क्या थे? पहले से ही सेनापति थे। और फिर जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने क्या किया? बहादुर शाह जफर को नेता घोषित कर दिया स्वतंत्रता संग्राम का, इनको क्या बना दिया? सेनापति। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने शाहजहांपुर, लखनऊ यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी।
अगले देख लेते हैं नाना साहेब। नाना साहेब का क्या रोल था? ये थे बाजीराव द्वितीय, एक बाजीराव प्रथम थे 1720 से 1740 तक। इनके बारे में मूवी देखी होगी लोगों ने, बाजीराव। तो ये बड़े वो थे, और दूसरे थे बाजीराव द्वितीय, उनके दत्तक पुत्र थे ये नाना साहेब। 1857 में कानपुर पर अधिकार किया इन्होंने, और बाद में नेपाल चले गए थे। तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। ये भी मराठा थे और नाना साहेब के ही ये सेनापति थे, मराठा सेना नायक थे। 1859 में मृत्युदंड दे दिया गया था इनको, और इन्होंने क्या, नाना साहेब का और लक्ष्मीबाई का सहयोग किया। राजस्थान तक ये गए थे, राजस्थान हो गया आपका, MP हो गया, यहाँ तक इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अगली सेनानी कौन थी? बेगम हजरत महल, लखनऊ की थी। वाजिद अली शाह, लखनऊ के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, अंतिम नवाब। जो कथक नृत्य है ना, वो इन्हीं के दरबार में ही फेमस हुआ था, वाजिद अली शाह की। बेगम अख्तर एक कव्वाली गायिका थी, बेगम अख्तर, वो भी इन्हीं के दरबार में थी, कव्वाली। किसकी? वाजिद अली शाह के दरबार। तो इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी है, आप सुन लो। वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी बेगम हजरत महल, और ब्रिजेश कादिर इनके पुत्र थे। इन्होंने इनके पुत्र को क्या है, मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो अयोग्य थे, नाबालिग थे। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, और बाद में नेपाल जाके इन्होंने शरण ली थी। रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो सबको सब कुछ पता होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक तो इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, समाधि बनी हुई है ग्वालियर में भी। दूसरा, ह्यूरोज जो अंग्रेज का सेनापति था ना, उसने ये चीज़ बोली थी कि विद्रोहियों में अकेली मर्द वही थी, रानी लक्ष्मीबाई। तो जो जनरल रैंक का आदमी था ह्यूरोज, उसने बोला था ये चीज़। मंगल पांडे, इनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, फिर से सुन लो। 34th 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में ये सैनिक थे। जन्म कहाँ हुआ था? बलिया में। 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई। 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली चलाई थी, है ना। अब खान बहादुर खान ईस्ट इंडिया कंपनी में सदर अमीन थे, जज थे मतलब, यहाँ से रिटायर्ड हुए थे। 1857 में बरेली, तो बरेली में नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने। मौलवी लियाकत अली, ये क्या, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, प्रयाग का सूबेदार इनको घोषित किया गया था। 1873 में इनको आजीवन कारावास दिया गया, मतलब 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया, मुकदमा चला, 1873 में इनको आजीवन कारावास मिला। मौलवी अहमदुल्ला 1857 अवध क्षेत्र में क्रियाशील थे, नाना साहेब तथा खान बहादुर खान के साथ मिलकर इन्होंने मुकाबला किया, मौलवी अहमदुल्ला ने। राजा देवी सिंह, तो ये पूछा जाता है कि 1857, ये केवल यूपी के लिए नहीं होगा, आपका देश के लिए हो जाएगा। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किसने कहाँ नेतृत्व प्रदान किया, तो आप इसको भी लिख सकते हो। राजा देवी सिंह मथुरा में थे, 1857 में ब्रज में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। मथुरा में थे तो ब्रज वहीं पे है। कदम सिंह मेरठ में थे आपके। अब 1857 के बाद देख लो कौन कौन हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। आचार्य नरेंद्र देव, इनका नाम सबने सुना होगा, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, सीतापुर के निवासी थे। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, मीनू मसानी थी, अच्युत पटवर्धन थे कांग्रेस समाजवादी पार्टी में। जयप्रकाश नारायण सचिव थे और नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। अशफाक उल्ला खां शाहजहांपुर के रहने वाले, HRA के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। इनको फांसी हो गई थी, पहले बात हो चुकी। काकोरी ट्रेन एक्शन है जो, उसमें इन्होंने भाग लिया। चंद्रशेखर आज़ाद, HRA और HSRA, ये दोनों के क्या हुआ? दोनों के सदस्य नहीं, ये एक संस्थापक थे दोनों के, और HSRA के तो अध्यक्ष भी रहे जब जो प्रथम सम्मेलन हुआ, और इन्होंने ही HRA को HSRA के रूप में पुनर्गठित किया था। आसफ अली को देख लेते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? बिजनौर में। भगत सिंह और साथियों के पक्ष में इन्होंने क्या मुकदमा लड़ा था। जो भगत सिंह थे उनके साथी सुखदेव राजगुरु, तो इनका मुकदमा किसने लड़ा था? आसफ अली ने। चित्तू पांडे, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बलिया में इन्होंने क्या किया था? समानांतर सरकार का गठन किया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बलिया का शेर बोला जाता। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप नामक अखबार निकालते थे कानपुर से, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था।
इन्होंने अखबार के माध्यम से बहुत ज़्यादा चेतना फैलाई है। इनके नाम पे मेडिकल कॉलेज है कानपुर में, मेडिकल कॉलेज, बड़े शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज। अब आ जाते हैं गोविंद बल्लभ पंत, जीबी पंत। पेशे से वकील थे। काकोरी का मुकदमा इन्होंने ही लड़ा था। 1937 से 39 तक संयुक्त प्रांत के सीएम रहे। मैंने बताया प्रांत में सरकारें बनी थी कांग्रेस की, प्रांतीय सरकारें। 6 प्रांतों में तो डायरेक्ट कांग्रेस की खुद के दम पे बन गई थी और 3 प्रांतों में किसी और के सपोर्ट से बनी थी। एक प्रांत यूपी था उन 6 प्रांतों में। तो यहाँ सरकार बनी किसके? गोविंद बल्लभ पंत के रिस्पेक्ट में। जीबी पंत सागर है आपका, ये कहाँ पे है? सोनभद्र में। 1955 से 61 तक देश के गृह मंत्री भी रहे, ये भी ध्यान रखना। हसरत मोहानी 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का इन्होंने नारा दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का अगर आता है कि नारा किसने दिया था तो वो थे हसरत मोहानी। उन्नाव जनपद में इनका जन्म हुआ था और कांग्रेस के सदस्य थे। मौलाना शौकत अली, जन्म रामपुर। खिलाफत आंदोलन में अली बंधु थे, अली बंधु, जिन्होंने खिलाफत समिति बनाई थी। गांधी जी को उसका नेता घोषित कर दिया था बाद में। तो ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, इनका जन्म कब हुआ? रामपुर में। राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे एक यूनिवर्सिटी का भी अभी किसने? नरेंद्र मोदी जी ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई। कहाँ? अलीगढ़ में। ये क्या थे? क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1915 में काबुल पहुंचकर भारत की पहली निर्वासित सरकार का क्या इन्होंने गठन किया था, राजा महेंद्र प्रताप ने। अब आ जाते हैं अगले, पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म कहाँ हुआ? प्रयागराज में। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बताया मैंने, जो आज का काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस BHU है, उनकी स्थापना कौन करेंगे? यही करेंगे। और जो आपका हिंदू महासभा है उसकी स्थापना भी मदन मोहन मालवीय ही करते हैं, मुस्लिम लीग के विरोध स्वरूप। तो जन्म इनका कहाँ हुआ? प्रयागराज में। 4 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। इंडिया ब्राह्मण सभा की स्थापना की इन्होंने 1916 में। BHU जो काशी सेंट्रल स्कूल था, कॉलेज था, उसको BHU में बदल दिया था इन्होंने। पुरुषोत्तम दास टंडन राजर्षि थे, इनको उपाधि थी राजर्षि, इनको राज ऋषि बोला जाता। कांग्रेस के सदस्य थे और हिंदी को जो आधिकारिक भाषा, देश की जो आधिकारिक भाषा है हिंदी, उसका दर्जा दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में देख लेते हैं, बहुत नाम सुना होगा लोगों ने। ये इनके बारे में एक जानकारी, हाँ ये है, तो गुप्त रेडियो जो है ना, इन्होंने ही संचालन किया था गुप्त रेडियो का। उस पर प्रोग्राम आते थे और अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अकबरपुर में। सहजानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1936 में। किसानों के बहुत बड़े नेता थे ये। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था, बाद में बिहार में इनकी कर्मभूमि बनी। अब आ जाते हैं तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू, इनका जन्म कहाँ हुआ? अलीगढ़ में। गांधी इरविन समझौता कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और पूना समझौता में भी इनका योगदान था। यहाँ पे भारत के सारे क्रांतिकारी जो यूपी से थे, यूपी के क्रांतिकारी, सबके बारे में टोटल 16 तो पढ़ लिए हमने स्वतंत्रता के बाद के, और 12 से 13 पढ़ लिए 1857 के। तो इससे ज़्यादा थोड़ी लिखोगे। प्री में भी आ जाए तो भी इन्हीं में से ही देगा, क्योंकि सारे क्रांतिकारी यहाँ पे कवर हो गए। यहाँ पे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है? समाप्त होती है। मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो गई। अब लखनऊ में जो भी स्थापित वगैरह हुए वो अब सब पे क्या है ना, 1 बाय 1 वीडियो पड़ेगा। हर एक टॉपिक पे 1 बाय 1 वीडियो पढ़ के आपके कम से कम 20 से 25 टॉपिक आएंगे। छोटे छोटे से टॉपिक रहेंगे, 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा, उसमें एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे यूपी के लोक नृत्य हैं, सारे लोक नृत्य दे दूंगा एक में। यूपी की कलाएँ, जैसे चिकनकारी हो गई, आपकी जरदोजी हो गई, इन सब पे बात हो जाएगी। तो इस प्रकार से यूपी स्पेशल आपका सारा कंप्लीट करा दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यूपी PCS से रिलेटेड प्री और मेंस आपकी तैयारी यहाँ पे 80 से 90% यहीं करा दी जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।